हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक टॉपिक। ठीक है, जो किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, सिलेबस में हो सकता है किसी में ना भी हो, बट ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस अच्छे से देखेंगे, और अगर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा कौन सा, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए। तो लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये है, इसलिए हमें तो पढ़ाना है ना। और वैसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, तो इसलिए मैं इन जनरल पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, रेडियो एक्टिव डीके एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूं, क्या है रेडियो एक्टिव डीके एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। ठीक है, देख लीजिए क्या है रेडियो एक्टिव डीके एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। क्या मतलब है इस बात का? आपको पता है ना, एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, ध्यान से सुनिए। किसी एलिमेंट की क्या होता है, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जो कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, उनका विखंडन, शायद ऐसा कुछ हिंदी में नाभिकीय विखंडन शायद। ठीक है, ये होते होते रहते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को अल्फा बीटा गामा रेस की फॉर्म पे एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अलग बहुत सारे होते हैं, आपको पता है ना, और बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, क्योंकि रेडिएशन एमिट करते हैं कंटिन्यूअस, बहुत हार्मफुल होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी तो ठीक है, आपने पता पढ़ा है छोटी क्लास में भी, शायद आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक नॉलेज तो होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, फिलहाल मैं आपको रेडियो एक्टिविटी तो नहीं बता रहा, अदरवाइज मैं आपको इसी को पूरा पढ़ाता। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन लिखवा देता हूँ, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आपके समझने के लिए। तो आप सभी लोग हेड लगा लेंगे, क्या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चलो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, और फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, देखो बच्चों, तो मैंने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिख दी है छोटी सी, तो आप इसको समझ लीजिए क्या लिखा है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम लॉस एनर्जी बाय एमिटिंग रेडिएशन इंक्लूडिंग अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, तो कुछ अनस्टेबल एटम्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक्चुअली में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज का रेडिएशन को क्या करते हैं, एनर्जी की फॉर्म, सॉरी एनर्जी की अल्फा बीटा गामा रेज पर कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। ठीक है, एमिट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जब तक कि वो क्या हो कि स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट ना हो जाए। सही है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इससे अल्फा बीटा गामा रेज का जो एमिशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो हमारी हेडिंग है वो ये कहना चाह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि जो रेडियो एक्टिव डीके है ना, वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के फिनोमिना को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, या अगर आप लिख सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे बार बार लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो ये सबसे पहले आपका क्या था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक छोटा सा इंट्रो था। ठीक है, तो अब हेड लगाइए बच्चों, डेरिवेशन। यस, हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, समझ में आया ना। हमें रेडियो एक्टिव डीके को फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को प्रूफ कर, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है करके प्रूफ कर देना है बच्चों। ठीक है, चलो तो लिखे हैं, व्हेन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज सेपरेटेड, लिख देते हैं। देखिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर, व्हेन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड इट्स एक्टिविटी इज मेजर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द रेट ऑफ डिके। तो हमने इसको कैसे इसको निकाला कि जो रेट ऑफ डिके होता है बच्चों, देखो मैं इन सारे टर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते रहूंगा बार बार। ठीक है, तो डी आई अपॉन डी टी, देखो अभी तक आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो रेट ऑफ, और यहाँ पर हमें रेट ऑफ डीके निकालना है, तो माइनस डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है हमारे, लेमडा आई के इक्वल होता है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, ठीक है चलिए, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, जितने भी टर्म्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप इनको भी यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, जैसे क्या, आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, एक्टिविटी होती है।
ये आई जो है ना एक्टिविटी को शो कर रहा है, तो यहां पर लिख देंगे वेयर आई इक्वल्स टू क्या है, एक्टिविटी एट टाइम टी। ठीक है, आई यहां पर क्या है बच्चों, एक्टिविटी है एट टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा, हाँ लैम्डा क्या हो सकता है, जैसे हम वहां पे के यूज करते थे ना वो रेट कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं डीके कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर इसको किससे दिखाते हैं बच्चों, लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम स्किप भी कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हो, आपको आता होगा, ये मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ई नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, याद आ रहा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज कर लूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ कोई लंबा चौड़ा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ठीक है, पहले एक लाइन लिख लेंगे आप, क्या दिस इक्वेशन, क्या लिख लेंगे, दिस इक्वेशन ऑन इंटीग्रेशन, इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे दिस इक्वेशन, यहां लिख देता हूं, दिस इक्वेशन ऑन इंटीग्रेशन गिव्स, क्या इस तरीके से कुछ इक्वेशन यहां पर आने वाली है। ठीक है, नोट करें इसको। अच्छा, आई नॉट यहां पर क्या है, वेयर आई नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी, ठीक ना, वेयर आई नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी समझ रहे हो कब, व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, जब आपका टाइम कितना था, जीरो था, तो हमने इसे किससे डिनोट कर दिया, आई नॉट से कर दिया। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में चीजें पढ़ रखी हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्किप भी कर पाया हूं। ओके, तो यहाँ पर तक आप लोग पहले से नोट कर लें, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, देखिए लिखिए द एक्टिविटी, सिंस द एक्टिविटी आई, इसको हटा देता हूं, लिखना भी शुरू करिए, सिंस द एक्टिविटी I is directly proportional to the number of atoms. Since the activity I is directly proportional to the number of atoms. ठीक है, अच्छा कौन से एटम्स हैं बताइए, किस एटम से, नंबर ऑफ एटम्स दे हैव नॉट डिसइंटीग्रेटेड, नंबर ऑफ एटम्स दे हैव विच दे हैव नॉट डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो जो एक्टिविटी किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उन नंबर ऑफ एटम्स के जो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं। सही बात है, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं मतलब जो टूट गए हैं जिनके न्यूक्लियस, तो उसका तो उस पर तो डिपेंड करेगी नहीं ना एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, तो हम उसे कैसे निकालेंगे बताइए, वी कैन यूज रिलेशन n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इससे हम इनको यहाँ पे नंबर्स को दिखाएंगे अब यहाँ पर। ठीक है, इन नंबर्स को निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा बना दूं, 3 बना दूं, पहले हमने 2 यूज कर लिए हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बच्चों इनके हमें जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए इसको, लिखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं बताइए, वेयर n एंड n नॉट आर द नंबर ऑफ एटम्स, वेयर n and n नॉट आर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, वेर n एंड n नॉट आर द नंबर ऑफ एटम्स, कब, जब यहाँ पर टाइम t था तो n हमने कंसीडर किया, और जब टाइम हमारा t नॉट था मतलब इनिशियल था इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास क्या थे, वो नंबर ऑफ एटम भी क्या थे,
एन नॉट के बराबर थे। समझ में आया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऐसा लिख लो, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव नंबर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कब? एट टाइम इक्वल्स टू टी एंड टाइम इक्वल्स टू जीरो, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो। जब टाइम टी था और जब टाइम क्या था यहाँ पर जीरो था। ठीक है, सबसे टाइम जीरो एंड टाइम इक्वल्स टू टी। समझ में आया? बात नहीं आया? जब टी जीरो होगा तो क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? एन नॉट हो गए होंगे, मतलब जीरो हो गए होंगे। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं इनिशियल। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा बच्चों हम लोग अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है? n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सही है, e को हटा देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? लॉन n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। अब देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कुछ दिखेगा, फील आया कि इसका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस को बैलेंस करना है तो क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस और पावर में आ जाएगा। पावर से आने से क्या होगा? पावर में आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स में हम इसको क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या हो सकता है? ये एन नॉट अपॉन एन ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टी। अच्छा, अब आप इस लॉन को जो है बेस 10 लॉग में चेंज करेंगे तो क्या होगा? बाय द मल्टीप्लाइंग ऑफ 2.303 लॉग एन नॉट अपॉन एन इक्वल्स टू लैम्डा टी। या फिर अगर आपको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट लैम्डा निकालना है, या जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते थे, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा, वहां हम कैसे डिनोट करते थे ना फर्स्ट ऑर्डर में, यहाँ लैम्डा से दिखा रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक्सप्रेशन जो है फाइनल किससे मैच करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मैच करता है, नहीं करता है? बताओ, बोलो यार। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से ही ये बच्चों मैच करता है, इसीलिए हम लोग इसको एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना कंसीडर करते हैं। डन? बोलो, चलो समझ में आ गया ना? इसको फाइनली नोट कर लीजिए। तो इससे जैसे आपको ये आ गया तो आप समझ जाओ कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को ही, फर्स्ट ऑर्डर के रेट इक्वेशन को, रेट लॉ को फॉलो कर रहा है। क्या? रेडियो एक्टिव डीके। तो अब उसके हिसाब से तो आप इसकी हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो। यस ऑफ कोर्स, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं। बताइए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? डेफिनेशन तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं। हाफ लाइफ क्या होती है बताइए? व्हेन टी बिकम्स टी हाफ, जब क्या हो, इसको कैसे छोड़ो, हम क्या करते थे? ए बिकम्स ए हाफ करते थे। ठीक है, हम क्या दिखाते थे? ए बिकम्स ए हाफ। लेकिन आपको पता है ना हमारे पास ए नहीं है, यहाँ पर हम किस दिखाएंगे इसको? एन से, क्योंकि हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ क्या है? एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं ऐसे जो क्या है अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एन बिकम्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? एन नॉट बाई 2, इनिशियल का आधा हो जाएगा, देन टी बिकम्स टी हाफ। तो हम क्या करेंगे अब? एन के बदले हमें यहाँ पर क्या रखना है बच्चों? एन नॉट बाय 2 रख देना है। रख देंगे क्या? तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या आ जाएगा बताइए? लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी क्या है? टी हाफ, और लॉग एन नॉट अपॉन एन, एन क्या है आपका? एन नॉट बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ, और एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ। टी हाफ निकालना है तो शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है बताइए? 0.693 अपॉन क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा।
तो ये देखिए, अब आप मुझे बताइए क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम नहीं है क्या ये, है ना? तो ये पूरा क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहां पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा है। अब न्यूमेरिकल तो इसमें ज्यादा आते नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, चलो हाफ लाइफ का बस हो गया, ज्यादा हम इसको खींचने वाले नहीं है इस टॉपिक को। ठीक है, तो फाइनली आपका हाफ लाइफ टाइम ऑर्डर भी हाफ लाइफ टाइम में निकल गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से। तो देखो बिल्कुल उससे मैच करता आएगा, इसीलिए हम कहते हैं क्या, जो रेडियो एक्टिव डीके है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को ही फॉलो करता है। क्लियर? चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेस में, हाफ लाइफ का मेरे पास है एक न्यूमेरिकल। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 years। मैं लिख देता हूं, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 years। ठीक है, अब देख रहे हो रेडियोएक्टिव डीके जो है ना बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है बच्चों। मतलब एक पूरे एलिमेंट को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने में जो है सदियां भी लग सकती हैं, कई सालों लग सकते हैं। ठीक है, तो चलो, इसीलिए कहते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके जो है ना कभी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन पता है ना फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन तो कभी 100% होती नहीं है पूरी, आपने खुद देखा इनफाइनाइट टाइम लगाती है ना? चलो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके जो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होता, 100% क्यों नहीं होता है, बता देना। यही फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, और हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम्स लगता है। तो एज कंपेयर टू क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें भी क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए। यस, चलो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो क्या लिखा आपने, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 years। ठीक है, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, मैं लिखूं इसको भी, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। ठीक है, चलिए डीके कांस्टेंट समझते हैं ना, क्या है डीके कांस्टेंट, लैम्डा सा दिखा रहे हैं, वहां क्या होता है, रेट कांस्टेंट के है, यहाँ पर होता है डीके कांस्टेंट दिस। तो सबसे पहले तो आप चाहो तो जो टी हाफ दे रखा है वो कितना दे रखा है बताओ, 20 years। आपकी इच्छा लग रही है, मन कर रहा है कि 20 years को मैं टाइम चेंज कर लूं, तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो हाफ लाइफ टाइम होते हैं ना ईयर्स में ही चल रहे होते हैं बच्चों। ठीक है, 20 years निकालना क्या है, लैम्डा। आपको पता है क्या, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला। तो हमारा निकालना है लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू क्या है, 0.693 अपॉन 20 years, है ना? 20 years को हम क्या करेंगे बताइए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, लैम्डा इक्वल्स टू, आप इसके पॉइंट हटा लीजिए हाँ, पॉइंट हटाइए, क्या आएगा, 693 10⁻⁻3। ठीक है, और -3 एक ये भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और अपॉन यहाँ क्या रहेगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 13 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो क्या 2 5 10, ये आ गया 346.5 इंटू 10⁻⁻4। क्या, ईयर इनवर्स, पता है ना इसकी यूनिट क्या आती है, टाइम इनवर्स आती है ना, हमारे पास टाइम क्या है, ईयर्स में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, है ईयर्स इनवर्स। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, अब कोई किसी की इच्छा कर रही है कि सर मैं तो उसको चेंज कर लूंगा टाइम को, है ना, तो आप कर सकते हो बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जिसमें मर्जी आप उसमें इसका टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड में निकाल लीजिएगा, पहले कैसे निकालोगे आता तो होगा तुम्हें। कितने टाइम देखो,
टी हाफ दे रखा कितना 20 ईयर्स। 20 ईयर्स को आप पहले क्या करोगे 365 से मल्टीप्लाई करो, डेज में आ जाएगा। ठीक है, अब डेज में आ गया तुम्हारा, लो किस में आ गया, इतने दिन में काउंट हो गया। अभी दिन को आप घंटे में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो आवर्स में आ जाएंगे। घंटे को आप जो है मिनट में चेंज कर लो, किससे बाय मल्टीप्लाई 60, तो 60 मतलब मल्टी किस में आ गया ये, घंटे से मिनट में आ गया। मिनट को सेकंड में चेंज करना, अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 60 जो है सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास तो अच्छा हाँ बुक में दे रखा है वैसे बच्चों, क्या ये दे रखा है इसकी वैल्यू 20 इंटू 3.15 10 टू पावर 7, 3.15 इंटू 10 टू पावर 7। एक्चुअली में उसने एक साल का कैलकुलेट कर लिया और उसको जितने साल का करना था उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एक साल में कितने सेकंड होते हैं देख रहे हैं आप लोग, ये एक साल में इतने सेकंड होते हैं, तो 20 साल में कितने होंगे 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर लैम्डा निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, क्या है टी हाफ 20 इंटू 3.15 10 टू पावर -7 अपॉन, सॉरी गलत रख दिया, हाँ 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है बताइए, आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 10 टू पावर 8 कर देंगे, इसको कर दीजिए 5, ये लो ठीक है इंटू 10 टू पावर 8, आप इसको इतना भी कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको रेडीमेड आंसर बता देता हूं फिलहाल, वैसे मेरे पास है तो नहीं, ठीक है नहीं तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जितना भी आएगा ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा किसमें, लेकिन इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, इसकी यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स, इसके वाले कितनी थी ईयर इनवर्स, उसी क्या थी सेकंड इनवर्स। क्लियर है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी की एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना, जिसको हमने यहाँ पर देखा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लिया, अगर आ जाए तो इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे, ठीक है। चलिए तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।